स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम विक्रम कुमार गौतम। जैसा कि बेटा हम अब तक क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वहीं से फिर हम कंटिन्यूस करते हैं। हमने चैप्टर नंबर 1 में, जिसका नाम था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वो चैप्टर हम पढ़ रहे थे। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में अब तक हम रिकॉल करें तो हमने ये देखा था बेटा कि आपको लाइफ स्पेन क्या होती है, अलग अलग जीवों के लाइफ स्पेन के बारे में हमने देखा। तो ये ध्यान रखिएगा, उस टाइम भी हमने लेक्चर के दौरान बताया था कि लाइफ स्पेन अगर गूगल साइट पे खोजोगे तो डिफरेंट टाइप्स के मिल सकते हैं, लेकिन जो मैंने बेटा आपको लिखवाया हुआ है, जो मैंने लेक्चर के दौरान दिया होगा, वो बिल्कुल आपको नोट्स बुक का है, वो आपको किताबों का, बड़ी बड़ी किताबों से हमने वहां से लेकर दिया हुआ है। तो आपको कंफ्यूजन करने की जरूरत वहां पे नहीं है, जो हमने प्रोवाइड किया वो सही है आपको। ठीक है, अब आते हैं कि हम लाइफ स्पेन के बारे में देखा, फिर उसके बाद हमने देखा कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, और उसके बाद उसका एविडेंस क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या था कि क्यों रिप्रोडक्शन होता था, वो हमने सब देखा है। उसके बाद आपको देखना है कि हमने टाइप्स देखे रिप्रोडक्शन के, कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो हमने 2 टाइप्स को आपको बता रखा था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने क्या किया कि अब तक पूरे डिस्कस कर लिया, और क्या होता है वो समाप्त भी हो चुका है बेटा, फिनिश हो गया है। और शायद हमें ये मालूम होगा कि हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी मेथड पढ़े थे, उनमें से एक आपको बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड हमने बता रखा था, आपको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का जो है, अगर हमको एग्जाम की व्यू से देखा जाए तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। वो एनसीईआरटी में आपको दे रखा हुआ है, या फिर आपको साइड बुक से किसी से पढ़ना तो वो अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हमने एनसीईआरटी के बाहर भी देखा हुआ था कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हमने बताया था एक आर्टिफिशियल होता है और एक नेचुरल होता है। तो जो हमने एनसीईआरटी में देखा वो नेचुरल था, आर्टिफिशियल का कोई दिया हुआ नहीं था। तो हमने आर्टिफिशियल का बता रखा हुआ था, जैसे कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, एयर लेयरिंग, ये 4 मेथड आपको बता रखे थे। वो 4 मेथड का अलग से हम नोट दे देंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद हमने देखा क्या हुआ कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब तक जो भी हुआ था, फिर उसके बाद हमने लेक्चर नंबर 6 में जो पिछले लेक्चर में हमने देखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने ये देखा हुआ था स्टार्ट करने से पहले, उसमें थोड़ा सा ये देख लो कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे आपको लिखा भी होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया था, वहीं से स्टार्ट कंटिन्यूस करेंगे बेटा। तो हमने ये देखा हुआ था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब तक जो हो रहा था, निम्न कोट की जीवधारी थे, जो फंजाई थे, एल्गी कुछ होते हैं, सिंपल एल्गी जो होते हैं, और मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सारे आपको असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। तो उनमें क्या हुआ कि जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, हर क्लास के क्या होते हैं एनिमल्स का ग्रो होने लगा, ओरिजिन होने लगे, तो धीरे धीरे वो मेथड भी आपको चेंज हो गया। वो जीवधारी क्या होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करने लगे। तो ये बात आती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ी और आया क्यों। तो हमने आपको ये ध्यान रखना है कि हमने वहां पे देखा था, बताया भी था आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये एक सोर्स होता है आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर कह सकते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द सोर्स ऑफ वेरिएशन। क्योंकि जब तक जीवधारियों में वेरिएशन नहीं आ सकता, तब तक उसके नए स्पीशीज की फॉर्मेशन नहीं हो सकती या फिर ओरिजिन नहीं हो सकती। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जीवधारियों के वेरिएशन में। जैसे जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पीढ़ी दर पीढ़ी आता रहता है, उनमें कुछ न कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है, और ये कई वर्षों के उपरांत क्या होता है, इनमें आपको जो वेरिएशन कंटिन्यूअस होता रहता है, उनमें मेजर वेरिएशन देखने को मिलता है, और जो कि एक नई स्पीशीज को इन्वॉल्व करता है। और इसीलिए आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बेटा आपको रिलेटेड है हमारे इवोल्यूशन के चैप्टर से। तो जब हम इवोल्यूशन का चैप्टर देखेंगे तो वहां पे थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा हुआ था, तो वहां पे वेरिएशन कैसे आता है। तो लेक्चर नंबर 1 में भी हम 6 में भी हमने बता दिया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। तो इसके और दूसरी कंडीशन ये रहा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होने वाला मेथड था, वो बेटा आपको फेवरेबल कंडीशन में होता है, जब जीवधारी का अनुकूल वातावरण होता है तभी वो कर लेते हैं। क्योंकि जीवधारियों को जैसे जैसे एनवायरनमेंट की कंडीशन चेंज होती गई, तो उसको सेक्सुअल में कन्वर्ट होना पड़ा कि हमको कोई और मेथड अपनाना चाहिए जिसकी वजह से वो क्या हो सके, रिप्रोडक्शन कर सके। तो कंडीशन ये रहा कि कुल मिला के आपको बात ये समझ में आई हो कि कंडीशन जैसे चेंज हो गया तो ऑर्गेनिज्म भी चेंज हुआ और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगा। तो उसमें क्या हुआ, तो जैसे आपको हमने दिखाया था कि सेक्सुअल
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो मेथड होता है, तो वहां पे हमने देखा हुआ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हमने लिख दिया है यहाँ पे, आपको नोट डाउन करवाया होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक वर्ड यूज किया जाता है, तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वर्ड यूज करते हैं एम्फीमिक्सिस, ठीक है। और दूसरा आपको एक वर्ड और हमने लिखा हुआ है जिसको कहते हैं सिंजेंसिस भी कहा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वर्ड यूज क्या कर सकते हैं बेटा, एम्फीमिक्सिस भी कहा जाता है। दूसरा वर्ड हमने लिखा हुआ है सिंजेंसिस भी कहते हैं, और तीसरा लिखा हुआ है या एम्फीगोनी भी कहा जाता है। तो ये तीनों वर्ड आपको क्या होते हैं, आपको यूज किए जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अब इनमें क्या करना है कि तीनों वर्ड जो यूज किए जाते हैं, इससे पहले आपको याद करवा दें कि हमने लेक्चर लेने के 6 वाले लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चन दे रखे थे, कुछ बच्चों ने इसका सही आंसर दिया भी था। एक दिया था, हमने बोला था एम्फीमिक्सिस एंड क्या वर्ड दिया था, क्लोन का मीन्स क्या होता है। तो मुझे आंसर जो मिला वो सही था, राइट था बेटा। तो आपको ध्यान रखें, फिर से हम क्लियर कर लेते हैं। एम्फीमिक्सिस जो वर्ड यूज किया जाता है वो आपको असेक्सुअल के लिए किया जाता है, और जो क्लोन वर्ड यूज करते हैं वो असेक्सुअल के लिए ही करते हैं, लेकिन उनकी जो संतानें होती है उनके लिए यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी संतानें जो होती हैं वो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली अर्थात आनुवंशिकी के आधार पे, और वो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आकार के आधार पे वो बिल्कुल क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल कॉपी होती है, अर्थात पेरेंट्स के बिल्कुल वो समान होते हैं। इस वजह से हम उनकी संतानों के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, क्लोन वर्ड यूज करते हैं। तो ये समझ में आया। तो यहां तक हमने करता है। तो अब आते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे भी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि बेटा 2 पेरेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, 2 पेरेंट्स उसमें भाग लेते हैं, और उनमें क्या होता है, गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखिएगा, उनमें गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमीट्स फॉर्मेशन, इसमें गैमीट्स फॉर्मेशन होता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गैमीट्स फॉर्मेशन नहीं होगा तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड कंप्लीट नहीं हो सकता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए गैमीट को होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, गैमीट्स सदैव आपको जब भी गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है तो हमने बता रखा होगा सेल डिवीजन में, वो हमेशा मियोसिस डिवीजन के द्वारा नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, मियोसिस हमने बता रखा है कि ये किसके द्वारा होता है, मियोसिस के द्वारा होता है। तो हमने ये बताया कि जो गैमेट्स होता है वो हैप्लॉइड होते हैं, उसमें क्रोमोसोम्स के नंबर क्या होते हैं, सोमैटिक सेल या पेरेंट्स के तुलना में जो होता है वो आपको अदर सेल की तुलना में, सोमैटिक सेल की तुलना में आपको क्या होता है, हाफ हो जाते हैं। अर्थात जैसे आपको लिया जाए कि यदि ह्यूमन बीइंग की बॉडी में देखा जाए किसी नॉर्मल सेल को निकाल के, तो उनके न्यूक्लियस में आपको 46 क्रोमोसोम मिलेंगे, लेकिन यदि गैमेट्स को देखा जाए, ह्यूमन बीइंग के स्पर्म हो या ओवम हो, उनमें क्रोमोसोम्स के नंबर जो होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, अर्थात 23 ही रहते हैं। तो हमको इसलिए गैमेट हमेशा क्या होता है, हैप्लॉइड नेचर का होता है। तो ध्यान रखिएगा, हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है, जिसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, एन, स्मॉल एन करते हैं। कभी कभी बुक में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि एन हैप्लॉइड नेचर का, अर्थात हाफ क्रोमोसोम होंगे उनके पेरेंट्स के समान। जबकि स्पोर जो हमने बताया था, स्पोर और गैमेट्स में अंतर भी बता रखा हुआ है। तो स्पोर आपको क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, उसमें क्रोमोसोम्स के नंबर आपको हाफ नहीं होते। तो ध्यान रखिएगा, ये सब आपको देखा। तो इसमें क्या होता है, जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो सेम इंडिविजुअल कोई कर सकता है, एक ही जीवधारी कर सकता है, या फिर अपोजिट सेक्स के अलग अलग इंडिविजुअल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमने लिखा हुआ कि एक मेल हो सकता है और एक फीमेल होती है, अपोजिट सेक्स के होते हैं। मेल वाला क्या होगा, मेल में मियोसिस होगी तो आपको मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन करेगा, और यदि आपको फीमेल में देखा जाए तो फीमेल की बॉडी में क्या होगा, मियोसिस के उपरांत क्या होता है, फीमेल गैमीट्स का निर्माण होता है। अब यहाँ पे बात आई तो फीमेल गैमेट और मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट क्या होते हैं बेटा, इसके द्वारा आपको फ्यूज कहते हैं। जैसे ही मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो उसके दौरान आपको फॉर्मेशन होता है जाइगोट का, या फिर लिखा हुआ जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो आप कह सकते हो कि क्या होता है, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट, इसमें कह सकते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द टू पेरेंट्स are formation two parents and formation form two gametes and gametes fuse together. Gametes जो होंगे वो fuse करते हैं, fuse together to form the zygote and this process is called as the sexual reproduction. यदि इस पूरी मेथड से आपको जो जीवधारी इन्वॉल्व करता है, रिप्रोड्यूस करता है अपने आप को, तो उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देखा कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं तो उस प्रोसेस को बेटा हम कहते हैं इनिशिएशन।
ध्यान रखिएगा। निषेचन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, कभी कभी लोग पूछ लेते हैं कि निषेचन क्या होता है, तो आपको निषेचन इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो कह सकते हो कि द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, कह सकते हो द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म द जाइगोट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जाइगोट का जो निर्माण होता है वो फर्टिलाइजेशन की ही क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। और फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, क्योंकि जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक आपको क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि हमने बता रखा होगा, आपको याद होगा, तो हमने बताया था आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी रेयर केस में कभी कभी क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन वहां पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको गैमेट्स जो होते हैं उनका फ्यूजन नहीं होता है, उनका फ्यूजन नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म को हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं कि इसको छोड़ के तो इनमें जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट क्या डेवलप करेगा, डेवलप करने के बाद आपको क्या होगा, ऑफस्प्रिंग का निर्माण करेगा। यानी क्या, ये जाइगोट डेवलप करेगा, डेवलप करने के बाद ऑफस्प्रिंग बनाएगा, ऑफस्प्रिंग। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी वर्ड हमने प्रोन वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि ऑफस्प्रिंग जो होंगे वो उसके पेरेंट्स के समान नहीं होंगे, बिल्कुल वेरिएशन होगा, उनमें वेरिएशन होता है। और वो वेरिएशन आता है आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। क्यों आता है वो लेक्चर में भी हमने बताया था, फिर से कंटिन्यूअस करते हैं, रिपीट करते हैं उसको बेटा। तो उसमें हमने बताया कि जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो जब मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन के प्रोफेज फर्स्ट में, ध्यान रखिएगा बेटा, प्रोफेज फर्स्ट में एक स्टेज का स्टेज आती है जिसको कहते हैं पैकिटीन। पैकिटीन स्टेज आती है। इस स्टेज में आपको क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। सॉरी, इस स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। और क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही क्या होता है बेटा, इनमें क्या होता है, वेरिएशन आता है इनकी संतानों में, जो कि बिल्कुल आपको पेरेंट्स के समान नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस कंफर्म आएंगे। तो ये क्रॉसिंग ओवर ऐसा क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस में हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे बेटा कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, इंटरफेरेंस में हो सकता है, थोड़ा बहुत जाने, लेकिन फिर से यहाँ पे देख लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर एक मेथड होता है कि जब गैमेट जो ये क्रोमोसोम होते हैं, ये मान लीजिए आपको क्रोमोसोम, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, होमोलॉगस मतलब दो पेयर में क्रोमोसोम होते हैं। तो ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं बेटा, इनमें ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या करते हैं, जैसे हमने थोड़ा सा कलर ले लेते हैं, इसको कलर वाइज कर दो, इसको भी कलर, ये होमोलॉगस दो क्रोमोसोम है, मैंने इसको कलर किया। तो इसके जो क्रोमैटिड्स होते हैं, इसको पढ़ा भी होगा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, याद भी होगा, इंटरफेरेंस में क्रोमैटिड्स बोला जाता है, क्रोमैटिड्स बोलते हैं। ये क्रोमैटिड्स होता है, ये क्रोमैटिड्स दोनों जो होते हैं ये आपको क्रॉस कर लेते हैं अपने आप को, या फिर आपको इंटर रिलेशन रखते हैं। तो ये दोनों आपस में अलग जाके आगे जाके आपको क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा इनकी क्रोमैटिड्स में। जैसे आपको कहा जाए कि एक इस तरह से क्रॉस मान लीजिए है, तो ये एक इस तरफ चला गया बेटा, ये इस तरफ है, और एक इस तरफ गया। तो कंडीशन क्या बना, फिर से हम देखते हैं कि ये आपको मान लीजिए इससे क्रॉस करके आपको यहाँ पे आ गया, और एक सेल बचा हुआ है इस तरह से, एक बेटा इसको क्रॉस किया, यहाँ पे आ गया है, और एक इस तरह। देखो ये क्रॉसिंग ओवर शो कर रहा है। तो इसमें गैमेट्स, एक तो हमने एक कलरफुल किया तो थोड़ा सा आपको शायद वो बिल्कुल स्पष्ट क्लियर हो जाए आपको, ये कलरफुल वाला, ये मान लीजिए दूसरा वाला समझने के लिए हमने बनाया। तो ये हुआ आपको क्रोमोसोम, इनमें इनकी क्रोमैटिड्स आपको इंटर रिलेशन कर रही है, क्रॉस ओवर कर रही है, इंटरमिंगल हो रही है। तो कंडीशन क्या हुआ, एक समय ऐसा आएगा कि इनमें कंडीशन ये मिलेगा कि ध्यान रखेगा, इसका गैमेट एक तो इस तरह का रहेगा ही, एक इस तरह का, लेकिन दूसरे वाले का क्या रहेगा बेटा, ये ऐसे रहेगा, यहाँ से कुछ इसका कैरेक्टर कट के इसमें चला आएगा, ये इसका कट के इसमें चला आएगा। फिर दूसरा भी सेम वही कंडीशन हमको बतानी होगी कि इसका कुछ कैरेक्टर आपको कट के यहाँ पे चला है। ये वाला दूसरे गैमेट को हम बनाते हैं, तो ये क्रोमोसोम बनाएंगे, तो इसका जो होगा यहाँ से कलरफुल आपको कर दो, इधर वाला इसका आ गया, इधर का ये तो आपको बिल्कुल इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ था, तो इसमें आ गया। फिर इसमें भी क्रॉसिंग ओवर हो गया था, तो ये यहीं तक रखो, यहाँ तक हो गया, और ये आपको पूरा का पूरा रहेगा। तो देखो ये आपको रिकॉम्बिनेशन मिला, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अर्थात इनमें जो होगा, जो जीन होंगे, जो कैरेक्टर होंगे वो मिक्स हो जाएंगे।
इसी कारण से क्या होता है, क्योंकि एक पेरेंट्स को जब भी हमारे बॉडी में जो क्रोमोसोम है बेटा होमोलॉगस, वो होमोलॉगस क्रोमोसोम आपको 50% मदर के हैं, 50% फादर के हैं। तो ये देखो आपका एक फादर का एक मदर का, जब दोनों का क्रॉसिंग ओवर हुआ हमारे अंदर जो गैमेट्स बनेंगे, तो अब हमारी संतानें जो होंगी वो बिल्कुल बेटा उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आएंगे, क्योंकि इसका जीन देखो यहाँ से करके यहाँ चला आया है, इसका रिलेशन क्या होता है, एक्सचेंज कर लिए हुए जीन। तो जैसे ही जीन आपको क्या होता है एक्सचेंज करता है, जब इनमें क्या होता है नए नए कैरेक्टर आपको देखने को मिलते हैं, उनका सेगमेंट चेंज हो जाता है, जेनेटिक वेरिएशन हो जाती है। इसी वजह से हमने बताया कि ऑफस्प्रिंग कहा जाता है। और ये आपको वेरिएशन ही ऐसी मात्र साधन है जिसमें हमने बताया कि वेरिएशन इज द सोर्स ऑफ द इवोल्यूशन। जब तक वेरिएशन नहीं होगा तब तक आपको इवोल्यूशन नहीं होगा। तो इवोल्यूशन वाले चैप्टर में वेरिएशन की बड़ी इंपॉर्टेंस है, जिसमें एक साइंटिस्ट का नाम हम बताते हैं आपको, चार्ल्स डार्विन ने बड़ा फोकस किया था इसमें। तो चार्ल्स डार्विन के बारे में हम इवोल्यूशन के दौरान पढ़ेंगे उस चैप्टर के। फिलहाल हम इसको समझते हैं। तो बेटा ध्यान रखिएगा, ये पैकेट इन स्टेज में जो क्रॉसिंग ओवर होता है, इसी वजह से गैमेट्स में इंटररिलेशन या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनते हैं, जिसकी वजह से नए कैरेक्टर आते हैं और फ्यूजन के बाद जाइगोट डेवलप करेगा तो ऑफस्प्रिंग बनेगा। और इसकी वजह से ही क्या होता है ये वेरिएशन आएगा और ये संतानें आपको क्या होती है पेरेंट्स के समान नहीं रहती। तो यहां तक आपको क्लियर समझ में आया। अब आती है बात कि इसे कहते हैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेथड आपको समझा, इस मेथड को जो फॉलो करते हैं गैमेट्स का फॉर्मेशन और ये क्या कहते हैं इस तरह का जो मेथड अपनाते हैं उसको कहा जाता है आपको क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि उसमें भी बताया था कि चाहे मॉर्फोलॉजी की कोई जैसे कुछ सम प्लांट्स एंड सम फंजाई कुछ है उनकी मॉर्फोलॉजी प्लांट्स और एनिमल्स में कुछ एनिमल्स को ले लिया जाए, तो ये हर क्लास के जो है एनिमल्स इनकी मॉर्फोलॉजी बिल्कुल अलग है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड जो करते हैं जो पार्टिसिपेट होते हैं, क्योंकि प्लांट में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है और एनिमल्स में, लेकिन जब भी आप होगा तो पैटर्न बेटा आपको क्या होता है सेम होगा। उसमें ऐसा नहीं कि प्लांट का रिप्रोडक्शन हम अलग से बताएंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम अलग तरीके का करते हैं मेथड से और एनिमल्स अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम होता है। वो मेथड एक ही अपनाते हैं, तो इसलिए हम एक साथ पढ़ते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आया। फिर हम कंटिन्यूअस करते हैं अपने लेक्चर को। बेटा जो अपने लेक्चर को हम कंटिन्यूअस करते हैं तो ध्यान रखिएगा फ्यूजन हुआ, यहाँ पे गैमेट्स भी बने। अब इसमें बाद हमने स्टेज भी देखा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो आपको 3 फेजेस से होकर गुजरता है, तो जो हमने लेक्चर के दौरान भी बताया था जुवेनाइल फेज, और एक बताया था हमने बेटा आपको क्या कहते हैं जुवेनाइल फेज ग्रोथ। यदि आपको ग्रोथ कर रहा है ग्रोथ को ही कहते हैं जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा जुवेनाइल फेज कहते हैं, जुवेनाइल फेज जो होता है वो एनिमल्स के लिए कहा जाता है, सॉरी ब्रैकेट में ही लिख लो, इन एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। और इसके बदले में एक और यूज किया जाता है वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज कहते हैं, ये प्लांट के लिए कहा जाता है, इन प्लांट, ठीक है, ये प्लांट्स के लिए कहा जाता है। जैसे ही जुवेनाइल फेज बेटा समाप्त होती है तो उसके बाद आपको मैच्योरिटी आती है, ठीक है, ग्रोथ हो गया, मैच्योर कर लेगा। जैसे ही मैच्योर होगा वो आपको फेज कहलाता है क्या, रिप्रोडक्टिव फेज। ये सब पढ़े हुए हम। रिप्रोडक्टिव फेज होता है। रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, फिर उसके बाद आपको क्या हो जाता है कि सेनेसेंस हो जाता है या फिर ओल्ड एज आती है, जिसे कहा जाता है सेनेशन। सेनेसेंस या कहते हैं ओल्ड एज। ओल्ड एज का फाइनल डेट कहा जाता है। तो ये फिर बड़ा इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन के लिए, यही आपको मेच्योरिटी के दौरान होता है। तो हमने बता रखा हुआ है कि फ्लावर में कुछ प्लांट्स में आपको क्या होते हैं क्लियर कट आपको देखने को मिलता है, जो एनसीईआरटी में मेंशन किया भी होगा कि इसमें आपको क्या करना है कि प्लांट्स में आपको देखेंगे ऑब्जर्व फ्यू ट्रीज इन योर एरिया। जैसे आपने देखा होगा कि आपके एरिया में कुछ पौधे लगे होंगे जो आपको फ्लावरिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो पौधे जैसे ही फ्लावरिंग लगी तो हम ये मान लेते हैं जब तक फ्लावरिंग नहीं लगी है तब तक वो रिप्रोडक्टिव, क्योंकि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स।
जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं बेटा, वो फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, क्योंकि जब तक फ्लावर नहीं लगेगा तब तक उसका रिप्रोडक्शन सेक्सुअल नहीं हो सकता। तो इस वजह से उससे हम इंडिकेट करते हैं कि जैसे ही उसका ग्रोथ होता है, पौधा ग्रोथ करता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, लेकिन जैसे फर्स्ट टाइम आपको उसका फ्लावरिंग आएगी उसमें, तो हम जान जाते हैं उसका रिप्रोडक्टिव फेज चल रहा है, उसके बाद ही आपको फ्रूट वगैरह ये सारे आपको फॉर्म होंगे। तो उसमें देखा गया, लेकिन क्या होगा कि ये जो क्या कहते हैं कि ट्रीज जो देखने को मिलता है, वो मेरा ट्रीज जो होंगे वो उनकी एबिलिटी फ्लावरिंग की तो होती है, लेकिन इसमें हमने देखा हुआ कि बहुत सारे जो फ्रूट होते हैं, बहुत सारे जो क्या कहते हैं ट्रीज होते हैं, वो अलग अलग कैटेगरीज में उनको बांट दिया गया है उनके फ्लावरिंग के आधार पे। तो ये ध्यान रखना है कि जो ट्रीज में हमने देखा हुआ है, तो वो ट्रीज आपको तीन तरह से होते हैं। तो ध्यान रखिए, एक ट्रीज का आपको एनसीईआरटी में दे रखा हो, तीनों के नाम दिए हुए। एक होते हैं जिसको कहा जाता है बेटा एनुअल, एनुअल होता है। दूसरा जो होता है बाइनियल, ध्यान रखिएगा, दूसरा जो होता है, पहले हमने बता दिया कि आपको एनुअल होता है और दूसरा होता है बेटा आपको बाइनियल होता है, बाइनियल। ये दोनों में आपको क्या होता है कि क्लियर कट आपको देखने को मिलेगा। एनुअल मीन्स होता है एक वर्षीय पौधा, बाइनियल मतलब होता है बेटा द्विवर्षीय पौधा। ध्यान रखिएगा, हिंदी मीडियम वाले पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा एनुअल एंड बाइनियल। एनुअल प्लांट्स और बाइनियल में आपको स्पष्ट रूप से फ्लावरिंग एक बार होगी, फिर उसके बाद उसमें सीड वगैरह फूल लगेंगे और उसके बाद एक वर्ष बाद समाप्त हो जाएगा, क्लियर कट होता है। लेकिन आपको क्या होता है, एक पौधे होते हैं जिसको कहते हैं हम बेटा पेरिनियल, ठीक है, उसको कहा जाता है बेटा कि आपको पेरिनियल पौधों में, पेरिनियल जो स्पीशीज होती हैं, पेरिनियल जिसे बहुवर्षीय कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तीनों वर्ड आपको याद है, एनुअल मतलब एक वर्षीय, बाइनियल मतलब द्विवर्षीय और पेरिनियल मतलब आपको क्या होता है, बहुवर्षीय होता है। तो इनमें ये प्लांट्स में जो फ्लावरिंग होती है, तो इनकी कुछ एनुअल की जो पेरिनियल की, इनकी तो क्लियर कट हमने बताया कि वो फ्लावरिंग एक बार कोई भी ले लिया जाए। एनुअल में आपको आ गया, जैसे धान लगाते हैं आप, वो हो गए, गेहूं हो गए, ये सब आपके एनुअल होते हैं, जबकि 4 या 4 महीने में आपको कंप्लीटली लाइफ साइकिल हो जाती है। तो वो एनुअल प्लांट्स में आ जाते हैं बेटा। बाइनियल में होते हैं, पेरिनियल में आपको देखा तो बहुवर्षीय वर्ग है, जैसे आम का पौधा होते हैं, जैक फ्रूट हुआ, ये सब में कंडीशन ये रहती है कि इसमें भी टाइप्स होते हैं। जो एनसीईआरटी में मेंशन करना है वो आपको बड़ा इंपॉर्टेंट करना है। तो इसकी स्पेसीज में फ्लावरिंग का जो फेनोमेना होता है, उसके आधार पे ध्यान रखिएगा कि जो फ्लावरिंग होते हैं, तो इनमें सीजनल भी कुछ होते हैं और कुछ क्या होते हैं कि बेटा इसमें क्या होता है, सीजनल होंगे। जैसे ही सीजन आती है वो फ्लावरिंग करने, क्योंकि बाइनियल में कई बार आपको एक ही बार फ्लावर नहीं लगता, कई बार। तो इसमें दो तरीके से हो सकते हैं, कुछ इसके फ्रूट होते हैं, इसकी कुछ स्पीशीज एनुअल भी होती है, जिसको हम कहते हैं, जैसे स्पीशीज में आपको दे रखा होगा, बम्बू स्पीशीज के बारे में दे रखा होगा बेटा। कुछ स्पीशीज के हम नाम आपको बता देते हैं, जैसे आपको दिया है सम ऑफ द देम सच एज बम्बू स्पीशीज। तो ये ध्यान रखिएगा कि बम्बू स्पीशीज में, ध्यान रखिएगा, सॉरी बम्बू स्पीशीज, बम्बू स्पीशीज एक ऐसा फ्लावर है, ये नीट का बेटा है, बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा गया बेटा। ये ऐसा एक प्लांट है जिसमें वनली वंस फ्लावरिंग जो होती है, वनली एक बार पूरे लाइफ स्पेन में, इसके जीवन काल में सिर्फ एक ही बार आपको क्या होता है, फ्लावरिंग करता है। वो भी आपको करता है किसमें, आपको 50 से 100 ईयर्स के बीच में, 50 to 100 years between only once flowering in bamboo species। बम्बू स्पीसीज में हमको सिर्फ 50 से 100 वर्ष में एक बार देखने को मिलता है। और बम्बू स्पीसीज में जब एक बार फ्लावरिंग होती है, शायद किसी ने देखा नहीं होगा, तो बेटा हमने भी नहीं देखा होगा, इतने साल की जो बम्बू स्पीसीज होती है। तो इसमें क्या होता है कि इतने पुराने जो बम्बू स्पीसीज होंगे उसमें फ्लावरिंग होती है बेटा, श्योर है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बुकों में है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 50 से 100 ईयर्स, 50 से 100 ईयर्स के बीच में जो फ्लावरिंग होती है बम्बू स्पीसीज के, वो सिर्फ एक ही बार अपने जीवन काल में एक ही बार क्या होता है, फ्लावरिंग करता है।
और उसके बाद ये क्या करेगा बेटा, इसमें ढेर सारे नंबर्स ऑफ इंक्रीज, कह सकते हो बहुत ढेर सारे नंबर्स में आपको क्या होते हैं फ्रूट अवेलेबल, और फ्रूट इसमें लगते हैं, और वो फ्रूट लगने के बाद आपको उसके बाद आपको मेच्योर हो जाता है, धीरे धीरे उस स्पेसीज की डेथ हो जाती है। ध्यान रखिएगा, एक बार जैसे ही क्या फ्रूट लगे और डेथ हो जाती है। एक आपको यहाँ पे मेरे पास तो वो एविडेंस तो नहीं है, नहीं तो मैं दिखाता। मैंने स्टडी जो बेटा किया कि म्यांमार में, शायद म्यांमार में इसके बहुत बड़े जंगल्स होते हैं। तो वहां में म्यांमार में क्या हुआ कि जब ये फ्लावरिंग होता था, एक बार फ्लावरिंग हुई थी म्यांमार में बम्बू स्पीसीज के, ढेर सारे फ्रूट लगे थे। इसके फ्रूट बड़े स्वादिष्ट होते थे, बड़े मीठे होते थे। तो वहां पे क्या देखा गया कि वहां पे अगल बगल की जो रैट होते थे, चूहे, कई स्पीसीज, वहां पे लाखों नंबर्स में आपको रैट पहुंच गए उस फ्रूट को खाने के लिए। और जब फ्रूट को खाने लगे तो वो बम्बू स्पीसीज तो उसके बाद ही उसकी डाई हो जाते हैं। तो वहां पे देखा गया कि उनका क्या रिप्रोडक्शन रेट ऑफ रिप्रोडक्शन जो रैट का होता है, वो चूहों का होता है, वो बहुत ज्यादा होता है बेटा। वो बहुत कम समय में ही बहुत तेजी से रिप्रोडक्शन करते हैं। तो वो देखा गया कि वो 3-4 महीने जो भी आपको क्या कहते थे फ्रूट लगा रहता था, उतने में वो कई लाखों क्या होते हैं चूहों की प्रजातियां कह रहा हूँ कि बहुत नंबर्स में इंक्रीज कर गए। बाद में जब वो बम्बू स्पीसीज समाप्त हो गया तो अगल बगल की जो फसलें थी बेटा वो उसको नुकसान पहुंचाने लगे। तो वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया कि अब ये कंडीशन हो गई है कि उसमें फ्रूट लगने से पहले उसकी क्या होती है, कटाई कर दी जाती है, ताकि अगल बगल की सारे स्पेसीज सारे अदर जो क्रॉप होते हैं वो बिल्कुल सुरक्षित रहे। तो ये इसके बड़ी डिजीज ग्रस्त भी होता है, इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी आ जाती थी, क्योंकि अकाल पड़ गए। तो अकाल का बड़ा इंडिकेटर है वो बम्बू स्पीसीज कि यदि जिस जहाँ पे अकाल पड़ा, इसलिए म्यांमार में अकाल जब पड़ा था तो उसमें बताते हैं लोग कि कंडीशन ये था कि बम्बू स्पीसीज हो रीजन था, उसमें फ्रूट ज्यादा लगे हुए थे। तो हमने बताया कि वो चूहे वाली संख्या तो बहुत नुकसान पहुंचाते थे, जिसकी वजह से अकाल पड़ा और बहुत सारे कंडीशन में प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा वहाँ। तो गवर्नमेंट ने वहाँ को अब अलाउ कर रखी, तो उसकी कटाई कर देती उस पेड़ को, तो फिर से आपको लगाते तो उसको लगने नहीं दिया जाता था। तो फिलहाल ये बम्बू स्पीसीज की थी। इसमें आपको एक और हमने एनसीईआरटी के अलग से जाते हैं बेटा कि जो हमने प्लांट्स का बम्बू स्पीसीज को हमने बताया कि बम्बू स्पीसीज होता है, और एक और पौधा है बेटा जिसको कहते हैं स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में दे रखा हुआ है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। एक और स्पीसीज है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना इसको कहा जाता है नीला कुरेंजी कहा जाता है। एग्जैक्ट इसका दूसरा नाम बेटा बड़ा सिंपल है, नीला कुरेंजी। ध्यान रखिएगा, इसको बोला जाता है नीला कुरेंजी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये फ्लावर को आप देखेंगे, सॉरी इस प्लांट को देखेंगे, इसकी खासियत ये है कि इनमें भी आपको क्या होता है कि हर 12 ईयर, इसके हर 12 ईयर्स के बाद क्या होती है फ्लावरिंग। इनमें हर 12 ईयर्स के बाद फ्लावरिंग होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट सा होता है जो पहाड़ी वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे कर्नाटका, केरल, और आपको लिखा हुआ है केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। ये जो 3 राज्य आपको हमने बताया कि केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, वहां पे ढेर संख्या में मिलते हैं। तो इसका फ्लावर बड़ा ब्यूटीफुल होता है बेटा, ब्लू एंड व्हाइट कलर का, थोड़ा सा ब्लू कलर का। तो जब ये एक बार फ्लावरिंग करता है ये प्लांट्स, तो ध्यान रखिएगा कि पहाड़ियों पे उगने वाला प्लांट है, तो वहां का पूरी पहाड़ी इसके फ्लावर से ढक जाती है। और वहां का जो क्या कहते थे, वहां का जो दृश्य होता था बेटा बहुत ही खूबसूरत नजर आता था। इसी के लिए अगर देखा पिछली बार तो देखा जाए तो 2018 में हुआ होगा, तो एनसीईआरटी में तो आपको मेंशन किया हुआ बेटा क्योंकि पहले ही छपी हुई। तो एनसीईआरटी में आपको सितंबर के मंथ में आपको दिया था, 2006 में किया हुआ था पिछली बार, लेकिन 2018 में होने वाला था। तो अब आगे की जो प्रॉब्लम है, तो मैंने तो देखा नहीं है कि 18 में हुआ भी होगा। तो वहां पे बहुत सारे पहले से टूरिज्म, और ये उसका ऐसा भव्य दृश्य देखने को मिलता है कि यहाँ पे टूरिस्ट बेटा आपको ढेर सारे टूरिस्ट आकर्षित होते हैं यहाँ पे देखने के लिए। केरला में, कर्नाटका में इस क्या कहते हैं फ्लावरिंग जब इसकी होती है 12
है, क्योंकि वो 12 ईयर्स के बाद ही उसमें एक ही बार फ्लावरिंग होती है। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको यहाँ पे लिखा हुआ था, नंबर्स में आपको बताया गया था। अब कंडीशन आती है कि अब एग्जाम्पल आते हैं बेटा कि एनिमल्स में आते हैं कि एनिमल्स में कैपेसिटी क्या होती है। जैसे हमने कहा कि ये फ्लावरिंग का प्लांट में जो आपको एंजाइटी में दे रखा था नीला कोरेंजी का और बम्बू स्पीसीज का, ये बम्बू स्पीसीज नीट में पूछ रखा है बेटा कि सिर्फ लाइफ में एक बार, जीवन में एक बार कौन सा पौधा है कि जो आपको क्या करता है एक ही बार उसमें फ्लावरिंग होती है। तो आप बम्बू स्पीसीज का होगा, क्योंकि ये ऑप्शनल होता है। तो उसमें कई सारे आपको दिए हुए थे, जैक फ्रूट दिया था, मैंगो दिया था और भी कुछ फ्रूट दिए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि वो सब आपको नहीं था, उसमें उसका सही कौन था, वो बम्बू स्पीसीज। 2018 में ऐसे कुछ नहीं पूछा पाया था। तो आते हैं आगे वाले पॉइंट पे हम एंसाइड पे। तो ध्यान रखिएगा, अमॉन्ग एनिमल्स फॉर एग्जांपल बर्ड डू नॉट दे लिव इन द थ्रोट। देखिए आपको एंसाइड दिया कि अमॉन्ग अगर हम बर्ड्स एनिमल्स की बात करें, अब तक तो हम प्लांट्स की बात कर रहे थे, एनिमल्स की बात करें तो हमारे एनिमल्स में भी आपको क्या देखेंगे, जैसे बर्ड्स की बात करें तो क्या वो हमेशा एग नहीं देती हैं, हमेशा एग प्रोड्यूस नहीं करती हैं। उनमें क्या होता है कि सीजन वाइज सीजनल होता है कि जब उनकी सीजन आती है तभी हर एक सीजन में क्या होती है वो रिप्रोडक्शन के लिए वो एग लेइंग करती है, या रिप्रोडक्शन होता है उनका और एग लेइंग करती है, अंडे देती हैं। लेकिन कभी कभी आपको इंसाइड मेंशन किया हुआ था कि क्या हुआ, देखेंगे कि जो पोल्ट्री फार्म होते हैं, कुछ बर्ड्स होते हैं पोल्ट्री फार्म वाले, जो उनमें देखा गया है जो मुर्गियां होती हैं, मुर्गी को बात किया जाए तो वो लगातार आपको कंटिन्यूअस अंडे देती हैं। तो वो आपको नेचुरली नहीं हुआ, क्योंकि वो आर्टिफिशियल और मैन मेड हुआ। वो आदमी पोल्ट्री फार्म अपने ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज करवा रहा था, इसलिए वो क्लियरली क्या होता है प्रोडक्शन, वो अपने प्रोडक्शन के लिए बढ़ावा देने के लिए करता है। तो उस पर ना गौर करिएगा। तो ध्यान रखिए, बर्ड्स में भी क्या होता है सीजनल होते हैं, जैसे भी उनकी सीजन आती है तो वो रिप्रोडक्शन करते हैं और उनमें कैपेसिटी आ जाती है। तो इस बर्ड्स कैपेसिटी क्या होता है पोल्ट्री फार्म को छोड़कर बेटा, तो इनमें क्या करते हैं कि इनमें जैसे आपको बर्ड्स में होता है कि सीजनल होते हैं। अब देखिए ध्यान रखिएगा, जो प्लेसेंटल मैमल होते हैं, प्लेसेंटल मैमल, प्लेसेंटल मैमल्स, प्लेसेंटल मैमल का मतलब होता है ऐसे मैमल, बेटा मैमल्स के बारे में हमने इंटरफेरेंस में डिटेल में बताया कि मैमल्स में क्या क्या कैटेगरी आती है, मैमल्स में क्या कैरेक्टर है उसके, आपको वो आप ध्यान रखिएगा कि प्लेसेंटल मैमल जिसमें प्लेसेंटा पाया जाता हो तो उसके मैमल जो होते हैं उनमें क्या होता है बेटा कंडीशनल ये आपको देखने को मिलती है कि उनमें आपको प्लेसेंटल मैमल में आपको दे रखा हुआ है कि जो सॉरी एक सेकेंड, हाँ placental female placental mammals exhibit cyclic changes in the activities at ovary and accessory। placental mammal होते हैं जिनमें इनमें आपको कुछ चेंजेस आते हैं, इनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, जैसे ओवरीज हुई, उनकी क्या होती है ओवरी और उनकी डक्ट, एक्सेसरी डक्ट जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। जब ह्यूमन पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखा जाएगा आपको ये ओवरी प्लस क्या होते हैं एक्सेसरी डक्ट किसे कहते हैं। तो सारे जो होते हैं इनमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, इनमें चेंजेस होते रहते हैं मैमल्स में। यदि देखा जाए तो वहां पे बात करते हैं कि इसमें हमेशा साइक्लिक चेंजेस होता रहता है, बार बार ये ध्यान रखिएगा साइक्लिक चेंजेस। साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलता है प्लेसेंटल मैमल में, ध्यान रखिए मैमल्स की ही बात कर रहे हैं अदर बर्ड्स की नहीं। तो साइक्लिक चेंजेस बात करते हैं तो इनमें जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा नॉन प्राइमेट्स होते हैं, जो जैसे आपको कोई भी ले लिया जाए, आपको सब डॉग हुआ, रैबिट हुआ और डियर हुए, हिरण हुए, लायन हुआ, टाइगर हुए, ये सब आपको काऊ हुआ बेटा, आपको जो गैबरी और गोट हुई, ये सारे के सारे जो आते हैं आपको नॉन प्राइमेट्स में आते हैं, ठीक है। उनको हम नॉन प्राइमेट्स कहा जाता है, मैमल्स के ही जीव है लेकिन उनको नॉन प्राइमेट्स में रखा जाता है। तो जो नॉन प्राइमेट्स हुए हमने उनमें आपको क्या होता है, उनमें कंटिन्यूअस चेंजेस नहीं होते, उनमें एक सीजन के तौर पे उनमें क्या होती है हीट आती है। जैसे हमने देखा काऊ को कि वो हमेशा क्या होती है इसमें हीट में नहीं आते, जब वो हीट होती है तो हम जानते हैं कि इनकी रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी अवेलेबल हो गई है, उनमें साइक्लिक चेंजेस आया हुआ है इस दौरान वो रिप्रोडक्शन कर सकती है। तो हर एक एनिमल्स में नॉन प्राइमेट्स में ऐसा देखना होता है। अब उसी साइक्लिक चेंजेस को हम बेटा कहते हैं उस्ट्रस साइकिल कहते हैं, ध्यान रखिएगा इसी साइकिल से रिलेशन था उसका, उसको कहते हैं बेटा उस्ट्रस साइकिल कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा उस्ट्रस साइकिल।
उस्टर साइकिल का मतलब ये होता है कि हर नॉन प्राइमेट्स में जो साइकिल आती है 3 महीने पे या 6 महीने पे, किसी में 8 महीने पे एनिमल्स में, तो सारे के नॉन प्राइमेट्स में जितने भी साइकिल चेंजेस होते हैं उस साइकिल को हम बेटा कहते हैं उस्टर साइकिल आती है। बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही उस्टर साइकिल आपको इसमें क्रिएट होगी तो वो नॉन प्राइमेट्स जो होते हैं उनमें हीट आएगी, हीट एब्जॉर्ब होगी और वो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी अवेलेबल करेंगे, और उसमें उसी दौरान बहुत तेजी से आपको क्या होता है उनकी ओवरीज में, एसेसरी डक्ट में और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ये देखा हमने उस्टर साइकिल। वही बात करते हैं प्राइमेट्स की। जो प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट्स ये भी जानते होंगे, आपको प्राइमेट्स बता रखा होगा मैमल्स में। प्राइमेट्स में आपको आते हैं, मंकी आता है, एग्जाम्पल लिखो, सॉरी प्राइमेट में आपको इसके नीचे लिखो, प्राइमेट्स में आपको मंकी आते हैं, एग्जाम्पल, सॉरी एग्जाम्पल इसको लिखो, ठीक है, मंकी हुआ, मंकी आते हैं, एप आते हैं और ह्यूमन। बड़ा इंपॉर्टेंट एनिमल जो लास्ट में हमने लिखा है ह्यूमन, आपको इसी में आते हैं हम लोग बेटा ह्यूमन। इनमें क्या होता है कि ये साइकिल जो चेंजेस होते हैं बेटा कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ये किसी समय भी, ये एग्जैक्टली 3 ऐसे हैं जो इनमें लगातार क्या होते हैं साइक्लिक चेंज मछली में या किसी साइकिल में होते रहते हैं। तो ये एक ऐसा एनिमल जो नॉन प्राइमेट्स में 3 महीने 6 महीने के बाद ही कैपेसिटी अवेलेबिलिटी आती है रिप्रोडक्शन करने की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेने की। लेकिन जो मंकी, एप और ह्यूमन होते हैं, जल्दी आप ह्यूमन पे ही कैच करें, तो ह्यूमन में क्या होता है कि इनमें ह्यूमन, एक मंकी और ये जो एनिमल्स होते हैं, ये कभी भी एनी टाइम, एनी स्पेस एंड एनी सीजन, ऑल टाइम कैपेसिटी अवेलेबल फॉर द रिप्रोडक्शन। ये ऑल टाइम क्या होते हैं कि रिप्रोडक्शन करने की क्षमता रखते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि इनमें जो साइक्लिक चेंज होता है उस साइक्लिक चेंजेस को हम बेटा कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उसको बोलते हैं बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे वहां पे आपको डिटेल में पढ़ाएंगे बेटा, और शॉर्ट फॉर्म में आपको इसको क्या कहते हो, एमसी कहते हैं। फेमस है, फीमेल में आता रहता है, फीमेल में बहुत सारी एक्टिविटी चेंज होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये नॉन प्राइमेट्स के फीमेल में हमेशा आपको फीमेल की बात कर रहे थे। मैं ऐसा ना समझिए कि हमने कह दिया तो आप मेल समझिए कि मेल में उस्टर साइकिल और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल मेल में आती है, ऐसा कुछ भी नहीं। ध्यान रखो कि आपको फीमेल में ऐसे चेंजेस होते हैं। जो नॉन प्राइमेट्स में जो आते हैं उसको हम उस्टर साइकिल बोलते हैं, और जो प्राइमेट्स में सिर्फ मंकी एंड एप एंड ह्यूमन, इन्हीं तीनों को खाली नोट कर लो, इनमें आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। इसमें मंथली साइकिल कह सकते हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल कह सकते हो, जिसे मासिक चक्र कहते हैं। ठीक है, जिनकी वजह से वो कैपेसिटी होती है कि वो ऑल टाइम 12 महीने, साल भर में 12 महीने तक आपको क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है उनमें। तो ये चेंजेस आपको इसमें देखने को मिलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको मिलेगा, मैमल्स की स्पेशली आपको देखा। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि इनमें क्या होता है, मेनी मैमल्स, कुछ मैमल्स होते हैं, कुछ मैमल्स होते हैं जो इनमें कि आपको दिया मेनी मैमल्स है, स्पेशली दोज लिविंग इन नेचर विद कंडीशन इन विच सच साइक्लिक ओनली ड्यूरिंग सर्वाइवल सीजन। कह रहा है कि कुछ मैमल्स होते हैं, बहुत सारे मैमल्स हैं कि जब वो स्विमिंग करते हैं, जब उनकी साइक्लिक चेंजेस होते हैं तो वो क्या करते हैं कि सीजन बाय सीजन, जैसे हमने कहा कि वो फेवरेबल कंडीशन जब आएगी तभी वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। उनकी एक फेवरेबल अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तभी जाके वो रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ऐसे रिप्रोडक्शन जो सीजनल वाइज करते हो, जो सीजनल होती है, जो सीजन में 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद जो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी प्राप्त करते हैं, अर्थात कह सकते हो जिनमें आपको उस्टर साइकिल आती है। तो उन ऐसे इनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, उन्हें कहा जाता है बेटा आपको सीजनल ब्रीडर कहता है। ध्यान रखिएगा, उन्हें कहा जाता है सीजनल ब्रीडर। ध्यान रखिएगा, नोट डाउन करिएगा बेटा, उन्हें कहा जाता है आपको सीजनल ब्रीडर कहते हैं, सीजनल ब्रीडर। याद रखिएगा, सीजनल ब्रीडर किसे कहते हैं, जिनमें आपको उस्टर साइकिल आती है क्योंकि उनकी सीजन होती है, एक फेवरेबल कंडीशन होती है, उसी समय वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे आपको वो देख लीजिए, डॉग को देख लीजिए, फिलहाल इस समय तो कुछ चेंजेस हो गए हैं। डॉग को हमेशा क्या होता है, जब ठंड का मौसम आता है तभी वो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी आती है। ठीक है, ऐसा नहीं देखा हो कि गर्मी के मौसम में कोई क्या होता है कि डॉग के बच्चे हुए हो, तो ऐसा नहीं। तो कुछ बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं बेटा, तो उनकी कंडीशन कुछ बर्ड्स होती हैं, उनकी सीजन होती है कि उसी समय वो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी प्राप्त करते हैं।
जबकि दूसरा वर्ड है मेंस्ट्रुअल जो होते हैं जो कंटिन्यूअस कर रहे हैं, जैसे किसी कैप्सिटी होती है वो लगातार आपको कभी भी किसी टाइम आपको रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है बेटा कंटिन्यूअस ब्रीडर का, ये ध्यान रखिएगा, उनके लिए वर्ड यूज करते हैं seasonal breeder and many other mammals are respectively active throughout their reproductive phase and hence it is called as the continuous breeder. Continuous breeder, याद रहे कंटिन्यूअस ब्रीडर करते हैं जो कभी भी किसी समय कर सकते हैं, अर्थात लिख सकते हैं उनमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की एक्टिविटी रखते हो ह्यूमन बीइंग। तो अब आपको इसमें कंडीशन सोर्स समझ में आ गया बेटा, सीजनल ब्रीडर्स एंड कंटिन्यूअस ब्रीडर। यहाँ तक आपको एनसीईआरटी में दे रखा था। आगे पॉइंट हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि इनमें कंडीशन ये लिखा हुआ कि इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट और एनिमल्स दोनों की बात कर रहा है, बोथ में आपको इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल में और प्लांट में क्या होते हैं, उनमें जो चेंजेस होते हैं, जो आपको साइक्लिक चेंजेस हो रहा है, जो हमने देखा था प्लांट्स और एनिमल्स में, जो भी आपको साइक्लिक चेंजेस वैसे भी आपको एनिमल्स में है, तो उनमें कुछ चेंजेस होते हैं और वो चेंजेस होता है बेटा हार्मोनल चेंजेस होते हैं इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें जो होगा हार्मोनल चेंजेस, इनमें हार्मोनल चेंजेस हैं क्योंकि इनकी बॉडी में क्या होता है, प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उनमें सब में आपको हार्मोनल चेंजेस होते हैं या फिर उसका इफेक्ट पड़ता है, वो बेटा आपको पॉसिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन द क्या होता है थ्री फेजेस, इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स and certain environmental factor regulate and the reproductive phases and the associated behavior is। इसमें लिखा हुआ है इन सारे में आपको तीन चीजें आपको उस पर इन्वॉल्व होती है जो ट्रांजिशनल इसके बीच में आती है। एक हार्मोनल चेंजेस होता है, एक आपको इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है, और एक होता है फिजिकल बिहेवियर होता है। आपको कह सकते हो आपको एसोसिएटेड बिहेवियर होगा, एसोसिएटेड बिहेवियर। ये तीन आपको कारण होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट। हार्मोनल चेंजेस होता है बेटा, हार्मोन्स का इफेक्ट पड़ता है उस पर रिप्रोडक्शन पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनवायरनमेंट का भी फैक्टर का असर भी पड़ता है, और एसोसिएटेड कुछ बिहेवियर होता है उसकी वजह से। तो ये सारे आपको आज खत्म हो गया बेटा आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो लैंग्वेज में दिया था शायद आपको बिल्कुल समझ में आएगा, जो भी हमने यूज किया है वर्ड उसको एक एक लाइन बड़े ध्यान से इंसर्ट उठा के पढ़िएगा बेटा। जो ना समझ में आया कमेंट नहीं करिएगा, मैं फिर से उसको समझा दूंगा, लेकिन शायद आपको यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब इसके बाद आपको अभी खत्म नहीं हुआ बेटा चैप्टर, आपको ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ, अभी ब्रॉडर सेक्शन पे दिया। हमने कहा ना कि आपको 12 का जो क्लास होता है वो आपको बेटा आपको डिटेल में दिया हुआ है। एप्लीकेशन वाला जो पढ़े थे चैप्टर वो हमने पढ़ा हुआ था, हम क्या कहते हैं इंटर फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ था, तो यहाँ पे और सारी डिटेल मिल रहा है। अब आपको टॉपिक हम बता देते हैं कि आपको पढ़ना क्या है, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं उसकी एक एक पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोर इम्पॉर्टेंट अर्थात मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रिप्रोडक्टिव फेज है। क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमने बताया था फेवरेबल होता है बेटा, आसानी से हो जाता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसी को आपको ध्यान से पढ़ना है आपको, कि बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंटरेस्ट भी आएगा आपको, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बड़ी इंटरेस्ट है, रटने वाली कोई बात नहीं, एक सीक्वेंस कर दिया और आपको सीधे सीधे आपको सारी चीजें आती रहेंगी, और मैं आपको क्लियर करता रहूंगा बेटा, मैं हूं ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, थैंक यू।